सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इन न्यूज़ सीरीज़ के अंदर वी आर डिस्कसिंग जो टॉपिक्स हैं न्यूज़ में, और इसमें देखो जो प्रीलिम से रिलेटेड जो फैक्चुअल एस्पेक्ट आते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसको अगर आप नोट कर लो, और साथ में जो जोग्राफी का एक रिसर्च आती है जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के एरिया में, सो दैट ऑल्सो बीइंग कवर्ड। तो देखो यहाँ पे पहला जो एस्पेक्ट आपको याद रखना, दैट इज़ पर्सनालिटीज इन न्यूज़। तो ये पेपर में भी आया, हिंदू के अंदर भी देखोगे ना तो आया हुआ है। शालिजा धामी पहली वुमेन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के कमांड पोस्ट के रूप में। तो इंडियन एयरफोर्स का जो कमांड पोस्ट है उसमें उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आप कई बार जब यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हो वुमेन रिलेटेड इशूज से रिलेटेड एम्पावरमेंट एंड ऑल आपको शो करना, तो वहाँ पे भी यू कैन मेंशन दिस, इसको आप मेंशन कर सकते हो। फिर देखो ये जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ सलहौताओ नाउ क्रूज करके। ये 55 ईयर्स की हैं, और इन्हें ये मतलब नागालैंड की पहली वुमेन मिनिस्टर है। अब आप इमेजिन करो कि एक तरीके से जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए भी, और साथ में पूरे विकास और देश के प्रगति के लिए भी। बट यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि जो नई सरकार बनी है तो उसमें इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहली नागालैंड की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर है। तो एक तो शैलजा धामी नाम याद रखना है, और दूसरा आपको इनका नाम याद रखना है। दूसरा देखो, अभी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और इस पर भी कई, जैसे आज का भी पेपर आप देखोगे ना हिंदू का, तो उसमें जेपीसी के बारे में मेंशन है। जेपीसी पर बहुत चर्चा की गई, तो कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट हमें जेपीसी के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की बात करते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल है, सपोज करो सरकार कोई बिल लेकर आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको भी, उस बिल को भी हाउस रिकमेंड कर सकता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को। तो बिल के लिए भी साथ में अगर ये रहता है कि मान लो कोई किसी प्रकार की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सरकार में देखने को मिलती है, किसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है, तो उसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को वो इशू आपका सौंपा जा सकता है। दूसरा ये भी याद रखना है कि ये एक एडहॉक बॉडी है। एडहॉक बॉडी का मतलब ये है एक परमानेंट बॉडी नहीं, इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी का क्या होती है, जैसे मान लो कि एक बार स्टैब्लिश किया गया तो वो हमेशा रहती है। ये एक इशू बेस्ड इसका क्रिएशन किया जाता है। सो एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा, उस स्पेसिफिक इशू के लिए रहेगी, और उसके बाद जैसे सारी चीज़ें रिजॉल्व होगी, रिपोर्ट सबमिट होगी, तो उसके बाद फिर इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। मेंबर्स के नंबर फिक्स नहीं है, वेरी कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा से मेंबर्स आपके दोनों से होते हैं। एंड एम क्या होता है कि जो भी आरोप या जो भी इशू को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या देखा जा रहा है कमिटी के द्वारा, तो उस केस में ओरल या रिटन जो फॉर्म में जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे, फिर एक रिपोर्ट बना के सबमिट की जाएगी हाउस में, उस पर डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन जो है वो आपका लिया जाएगा। तो जेपीसी के बारे में आपको ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में आईआर की बात किया जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक न्यूज़ है, और क्या है कि लगभग 5000 ईरानियन स्कूल चिल्ड्रंस हैं, उन्हें पॉइजन दिया गया है, एंड मेनली जो फीमेल हैं उनको दिया गया है लेट नवंबर से। अब आप ये देखो, ये बहुत बड़ा एक इशू है, मतलब 5000 एक बड़ा नंबर होता है। जब से वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये ईरानियन स्कूल चिल्ड्रंस में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो, रीजंस तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि रीजंस तो अभी भी क्लियर नहीं कि व्हाट आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एक प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है रिलेटेड की रिसेंटली न्यूज़ में था, जैसे 2022 के प्रीलिम्स में देखो ना, मैच द फॉलोइंग टाइप प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पे इस प्रकार का इवेंट देखने को मिला है। सो ये चीज़ आपको ध्यान ध्यान रखना, मतलब ये कि बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंस है वो देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड ड्रॉट हीट वेव्स। ये एक रिसर्च आपकी पब्लिश हुई है, एंड दिस रिसर्च इज रिलेटेड विथ कंपाउंड ड्रॉट हीट वेव्स के बारे में। ठीक है, कंपाउंड ड्रॉट हीट वेव्स। सो व्हाट बेसिकली इज कंपाउंड ड्रॉट हीट वेव्स, ये हमें जानना है। ड्रॉट मतलब सूखा, और हीट वेव्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। तो एक्सट्रीम इवेंट्स क्या है, जैसे मान लो कई प्रकार के जो एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो सूखे की स्थिति को लेके हो गया, या कोई भी क्लाइमेट इवेंट्स हो गया, खराब मौसम हो गया, दोनों कंबाइन, मतलब यू कैन से कि जैसे सूखे की स्थिति भी और हीट वेव्स भी है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों क्या है, कंपाउंड इवेंट हो जाते हैं। एक तो मान लो हीट वेव्स ही है, सूखा नहीं है, या सूखा है तो हीट वेव्स नहीं है, इस तरीके के। बट क्या है कि मेजर जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं
जो मेजर क्लाइमेट इवेंट्स है दे आर कंबाइंड टुगेदर, इट मीन्स सूखा भी है और हीट वेव्स भी है। तो ये क्या, इसे कंपाउंड इवेंट्स के बारे में कहा। अब इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो रिसर्च अभी आई है, तो ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो कंपाउंड ड्रॉट या हीट वेव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, समाज को बहुत ज़्यादा ये डैमेज कर सकता है एग्रीकल्चर लॉसेस से, वाइल्ड फायर से, डेथ की बात करें तो इन सब से, एग्रीकल्चर लॉसेस, वाइल्ड फायर्स, डेथ की अगर बात की जाए तो हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी हीट वेव्स भी है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो फिर इट विल रिजल्ट इनटू फर्दर, हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर हाई है तो फिर कई प्रकार के चीज़ें देखने को मिलता है। वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग भी लग सकती है, एग्रीकल्चर लॉसेस भी होगा क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, सूखे की वजह से जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। यहाँ पे डेथ भी हो सकती है, डेथ भी, क्योंकि हीट स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर इसमें आपका बन जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि लेट 1990s से लेके प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो जो सॉइल मॉइस्चर उसका कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रहा है। तो जो रिसर्च चाहिए वो क्या हाईलाइट करती है, इस डायग्राम से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो क्या है कि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो सॉइल है, सॉइल से पूरा का पूरा मॉइस्चर बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर क्या हो रहा है, इट इज़ गेटिंग इवापोरेटेड, या इवापोरेट हो रहा है। तो एक तो मॉइस्चर इवापोरेट हो रहा है, दूसरा जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से मॉइस्चर भी जा रहा है, तो ये दोनों का जो कंबाइंड फैक्टर है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ में सॉइल से जितना पानी है वो आपका निकल रहा है, तो ये दोनों कंबाइंड फैक्टर इज लिंक्ड विद जो एक्सट्रीम ड्रॉट इवेंट है, ड्रॉट हीट वेव्स जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिलता है। सूखा क्यों, क्योंकि सूखा यहाँ पे ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब कई प्रकार की ड्रॉट होती हैं, तो यहाँ पे सॉइल से पूरा का पूरा मॉइस्चर चला जाएगा, सॉइल से मॉइस्चर चला जाएगा, सो जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो नहीं रहेगी, प्लांट्स आप ग्रो नहीं कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो सॉइल मॉइस्चर का लॉस है और हाई एयर टेम्परेचर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ड्रॉट हीट वेव्स जिसे हम कहते हैं। सो सीजनल चेंजेस सॉइल मॉइस्चर में, इवापो ट्रांसपिरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन एक टर्म यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इवापो ट्रांसपिरेशन, मतलब जैसे मान लो ये आपकी लीव्स हैं और लीव्स से, ये लीव्स हैं आपकी, और लीव्स से जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना, तो लीव्स एंड लीव्स से जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वी यूज द टर्म ट्रांसपिरेशन। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना कि मान लो एक खेत है, इस खेत में प्लांट है, ठीक है, और साथ में पूरा का पूरा खेत है, उस खेत में भी मॉइस्चर है, तो आपका मॉइस्चर है खेत में, इसके अलावा प्लांट के अंदर देखा जाए तो उसकी बात की जाए तो उससे भी ऑपरेशन हो रहा है, तो पूरे खेत में जो प्लांट से मॉइस्चर निकल रहा है, साथ में जो आपका फार्म एरिया है, सॉइल मॉइस्चर बाहर इवापोरेट होके जा रहा है, तो उसे हम इवापो ट्रांसपिरेशन शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग इज कि आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो या वेपर के फॉर्म में प्लांट से और सॉइल दोनों से, तो ये इवापो ट्रांसपिरेशन शब्द आपको याद रखना। तो सॉइल मॉइस्चर का रिडक्शन, इवापो ट्रांसपिरेशन हाई होना, टेम्परेचर हाई होना, तो ये सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो आपका ड्रॉट हीट वेव्स है, कंपाउंड ड्रॉट हीट वेव्स इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कंपाउंड ड्रॉट हीट वेव्स, तो ये इसको आपको एक्सप्लेन करना, तो यही सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो है मेंशन्ड है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। सो आज होली स्पेशल ऑफर है, सो आपके पास मौका है तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है और कोड डाल देना है SPLIV, तो एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, साथ में अभी आपके पास ये जो ऑफर इसमें 12 मंथ में 3 मंथ्स का फ्री, 18 मंथ्स में 4 मंथ्स का फ्री है। ये जो फ्री है तो इसमें जैसे जब आप ज्वाइन करते हो तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, इसमें ऑप्शनल भी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अनअकैडमी में आप EPFO का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ये भी है, तो इसको भी आप चाहें अलग से जुड़ सकते हैं। जब आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो मेरा साइंस टेक का कोर्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा भी दूसरे जितने भी कोर्सेस हैं उनको भी आप कर सकते हैं। तो क्लासेस आपकी लाइव होती हैं, तो आप जैसे स्पेशल क्लास, फ्री स्पेशल क्लास आज शेड्यूल्ड है 9 बजे, तो उसको आप करके यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा किस तरीके से जो प्रश्न हैं वो आपके फ्रेम होते हैं, साथ में किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट होती हैं, कंटेंट किस तरीके से डिलीवर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं, UIS चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें,
सेशन को जरूर से लाइक करें, अपना जो भी व्यू पॉइंट है कमेंट सेक्शन में दें। हिंदू सेशन के अंदर हम डिटेल के अंदर एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखो हिंदू के अलावा भी जो प्रीलिम्स फैक्चुअल एस्पेक्ट है, इसके अलावा भी जैसे अभी रिसर्च आई है ड्रॉट हीट वेव, तो वो भी साथ में कवर्ड हो गई है। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो सुबह 7 बजे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें से कंटेंट जो है कवर हो जाता है। तो अब देखो अगर ये 3 वीडियोस अगर आप अच्छे से करोगे तो दिन के आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, दिन के आपके मतलब 15-16 टॉपिक्स हो जाते हैं, और ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और आपका कवरेज भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।